Today we will discuss about modernizing the economy where in Japan. ठीक है। अनदर अब जो मिजी एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ जापान के अंदर, तो यहाँ उनकी दूसरी इम्पोर्टेंट रिफॉर्म थे। ठीक है, जो इकोनॉमी से लेकर किए और अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहला काम किया बेटा कि एग्रीकल्चरल टैक्स लगाए ताकि उसको फंड रेज कर सकें और उस फंड को वो दूसरे जो रिफॉर्म्स हैं उनमें यूज़ कर सकें। जापान फर्स्ट रेलवे लाइन जो है टोक्यो से योकोहाम तक जो है 1870 से 72 में बनकर तैयार हो गई थी। इन्होंने यूरोप से टेक्सटाइल मशीनरी को इंपोर्ट किया ताकि अपने यहाँ इंडस्ट्री को ये काफ़ी बढ़ावा दे सकें। फिर साथ में फॉरेन टेक्नीशियंस वर एम्प्लॉयड और अपने वर्कर्स को, जो लोग इनकी फैक्ट्रीज में काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए यूरोपियन टेक्नीशियंस को बुलाया, एम्प्लॉय किया ट्रेनिंग देने के लिए। और साथ ही अपनी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है, यूरोपियन टीचर्स को, प्रोफेसर्स को भी अपने यहाँ बुलाया, एम्प्लॉय किया। ठीक है, ताकि वो जापानीज स्टूडेंट्स को एक अच्छी और यूरोपियन जो मेथड्स थे उनके अकॉर्डिंग शिक्षा दे सकें। और साथ के साथ क्या किया, जापानीज स्टूडेंट्स वर आल्सो सेंट अब्रॉड, अपने स्टूडेंट्स को भी विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा, बेसिकली इन यूरोप, ताकि वहाँ के आइडियाज़ को, आइडल्स को बच्चे सीख सकें, ठीक है, स्टडी कर सकें। फिर जो दूसरी मेजर जो अचीवमेंट थी जापान की कि 1872 के अंदर इन्होंने मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम लेके आए। कंपनीज लाइक मित्सुबिशी एंड सुमितोमो को हेल्प करी गई। किस तरीके से हेल्प करी इन्होंने? इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करके, ठीक है, सब्सिडीज एंड टैक्सेस में छूट दे करके सब्सिडी दी, ठीक है, टैक्स के बेनिफिट दिए ताकि इन कंपनीज को मेजर शिप बिल्डर्स के रूप में उभारा जा सके। ठीक है, ताकि जापान ट्रेड वाज फ्रॉम नाउ कैरिड इन जापान शिप्स, ताकि जापान का जो ट्रेड है वो जापानीज शिप्स से ही कैरी आउट हो सके। ठीक है, Zaibatsu, a large business organization controlled by individual families, dominated the economy till after Second World War. ठीक है, ये ज़ैबत्सु थी, वहाँ की एक बिजनेस फैमिली थी, जैसे हम यहाँ कहें हमारी अंबानी, टाटाज, ठीक है, जो कंट्री के लार्ज बिजनेस को अकेली इंडिविजुअल फैमिली कंट्रोल करती थी। ठीक है, द पॉपुलेशन 35 मिलियन इन 1872 इंक्रीज्ड 55 मिलियन इन 1920 तक। ठीक है, और साथ के साथ क्या हुआ, वहाँ पर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई। 1872 के अंदर 35 मिलियन पॉपुलेशन थी जापान की, जो कि बढ़कर 55 मिलियन हो गई 1920 तक। टू रिड्यूस पॉपुलेशन, अब उनके सामने एक दूसरी प्रॉब्लम आई कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो टू रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर द गवर्नमेंट एक्टिवली एनकरेज्ड migration, first to the northern island to Hokkaido, which had been a largely autonomous area where the indigenous people called the Ainu lived, and then to Hawaii and Brazil, as well as to the growing colonial empire of Japan. तो रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने अपने लोगों को माइग्रेशन के लिए जो है इनकरेज किया कि आप जाकर के दूसरे शहरों में भी जाकर के बस सकते हैं। ठीक है, जैसे हवाई, ब्राज़ील, होक्काइडो, ठीक है, एनी इस तरीके की जो शहर थे, कंट्रीज़ थे, वहाँ पर इन्होंने उनको जाकर बसने के लिए, जापान की जो ग्रोइंग कॉलोनीज़ थी, ठीक है, वहाँ पर इनको जाने के लिए इनकरेज किया। विदिन जापान देयर वाज ए शिफ्ट ऑफ टाउन एंड इंडस्ट्री विदिन जापान within Japan there was a shift to town as industry developed. ठीक है, तो जापान के अंदर जो टाउन थे वो एक शिफ्ट हो गए, किस तरीके से कि जैसे इंडस्ट्रियल टाउन बन गए। By 1925 21% of the population lived in cities, और by 35 the figure had gone up to 32%.
ठीक है। जैसे जैसे वहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ती गई, वहाँ के टाउन जो है ग्रो करने लगे और लोग जो है रूरल एरियाज से जो है अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लगे। अब वहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में क्या सिचुएशन थी? द नंबर ऑफ पीपल इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 लाख इन 1870 टू 4 मिलियन इन 1913। तो नंबर ऑफ वर्कर, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। मोस्ट ऑफ देम वर्कड इन यूनिट्स employed less than 5 people and using neither machinery nor electric power। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो यूनिट्स में काम करते थे और उस यूनिट में जैसे 5 लोगों की एक यूनिट होती थी जो ना तो हाथ से काम करने वाले, मतलब मशीनरी और इलेक्ट्रिक पावर का यूज नहीं करते थे, और हाफ ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज, और इनसे ज़्यादातर लोग, आधे से ज़्यादा जो है मॉडर्न फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड किए गए, काम पर लगाए गए, उनमें कौन थी? वुमेन थी आधे से ज़्यादा। एंड इट वाज वुमेन हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक इन 1886। ठीक है, और ये जो वुमेन ने वहाँ पर पहली स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करी वो थी 1886 में। After 1900, the number of men began to increase but only in the 1930s did male workers begin to outnumber women। ठीक है, 1900 में फैक्ट्रीज में काम करने वाले मेल मेंबर्स की, वर्कर्स की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन ओवर आउट नंबर कब किया? 1930s के बाद ही एक मतलब सिग्निफिकेंट जो है पॉपुलेशन ऑफ मेल पॉपुलेशन जो वहाँ फैक्ट्रीज में काम करती थी। द साइज ऑफ फैक्ट्रीज आल्सो बिगेन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाने लगी, बिगेन टू इंक्रीज, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 100 वर्कर्स। ठीक है, फैक्ट्रीज में 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम करने लगे उस समय तक। जस्ट ओवर 1000 इन 909 jumped to over 2000 by 1920 and 4000 by, मतलब ये कुछ फिगर्स हैं कि रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली जो है फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या जो है कई गुना बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, दैट एम्प्लॉयड लेस देन 5 एम्प्लॉयज, दिस सस्टेन्ड द फैमिली सेंटर आइडियोलॉजी, just as nationalism was sustained by strong patriarchal system under an emperor who was like a family patriarch। ठीक है, तो वहाँ पर की जो एम्प्लॉयमेंट देते हुए ये भी ध्यान रखा गया कि जो फैमिली सेंटर्ड आइडियोलॉजी थी उसको मेंटेन किया जा सके, सस्टेन रखा जा सके, नेशनलिज्म को सस्टेन किया जा सके बाय स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्कल सिस्टम। जैसे पितृ प्रधान सोसाइटीज़ हैं हमारी, ठीक है, पुरुष प्रधान सिस्टम है, ठीक है, अंडर एन एम्प्रर के द्वारा सोसाइटी के अंदर जो मेल डोमिनेंस था उसको बनाए रखा गया। द रैपिड एंड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज टिम्बर लेड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। लेकिन क्या था कि जो जिस तरीके से रैपिडली वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, ठीक है, जो कि अनरेगुलेटेड था, उस समय तक कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं थे कि किस तरीके से वहाँ पर जो बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करना है। तो कुछ समय तक वहाँ पर अनरेगुलेटेडली काम हुआ, तो जिससे कुछ इनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिससे क्या हुआ कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आई। कैसे आई? कि डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ी, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, जब नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाने लगा तो वहाँ पर एनवायरमेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगी। तनाका सोजो elected to the first House of Representatives launched the first agitation against industrial pollution in 1897 with 800 villagers in a mass protest forcing the government to take actions। ठीक है, जब जो तनाका सोजो थे जो पहली बार इलेक्ट हुए रिप्रेजेंटेटिव हाउस से, उन्होंने 800 गाँव के साथ मिलकर एक एजिटेशन किया, आंदोलन चलाया ताकि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जा सके, जो पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब क्या था, एक एग्रेसिव नेशनलिज्म की फीलिंग वहाँ पर कैसे डेवलप हुई? ठीक है, द मिजी कॉन्स्टिट्यूशन was based on the restricted franchisee and created a diet. The Japanese use the German word for parliament because of the influence of German legal ideals।
ठीक है। तो डाइट जो है ये जापानीज पार्लियामेंट को डाइट बोला जाता है। ये डाइट जो है जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड क्यों लिया? क्योंकि बहुत पहले से जो है जापान जो है जर्मनी के लीगल आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड था। ठीक है। तो ये जो डाइट थी विद लिमिटेड पावर, इसके पास लिमिटेड पावर थी। डाइट बना दी गई, पार्लियामेंट बना दी गई, लेकिन पावर इसके पास लिमिटेड थी। ठीक है। द लीडर्स हु ब्रॉट अबाउट द इंपीरियल रेस्टोरेशन, द लीडर्स हु ब्रॉट अबाउट इंपीरियल रेस्टोरेशन, जो लीडर्स इंपीरियल रेस्टोरेशन लाने की कोशिश कर रहे थे, इंपीरियलिज्म, ठीक है, एम्परर की गवर्नमेंट को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, कंटिन्यू टू एक्सरसाइज पावर, वो पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए डाइट के पास ज़्यादा पावर नहीं थी। इवन एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश भी हो गई, फिर भी जो इंपीरियल कोर्ट थी उसके जो मेंबर थे, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो उसके पास ज़्यादा पावर थी इंस्टेड ऑफ डाइट। तो बिटवीन 1918 से 1931 पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्ड कैबिनेट। तो वहाँ पर जब डाइट की एस्टैब्लिशमेंट हो गई, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश हो गई, तो 1918 से 1931 तक जो लोग जिसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता था वो कैबिनेट फॉर्म करता था। ठीक है। देयर आफ्टर दे लॉस्ट पावर टू नेशनल यूनिटी, कैबिनेट्स फॉर्म्ड अक्रॉस पार्टी लाइन। ठीक है। कुछ समय बाद हो सकता है जो ये प्राइम मिनिस्टर थे ये नेशनल यूनिटी लो के कारण जो है पावर लूज कर जाते थे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। द एम्परर वाज द कमांडर ऑफ द फोर्सेस and from 1980 this was interpreted to mean that army and the navy had independent control। ठीक है। और जो एम्परर था, राजा जो होता था, वो कमांडर ऑफ द फोर्सेस, चीफ कमांडर होता था सेनाओं का। ठीक है। 1890 से लेकर क्या था, दिस वाज इंटरप्रेटेड, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता था कि आर्मी एंड द नेवी, जो आर्मी है और नेवी है उसको वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल था। ठीक है। आर्मी का अपना 1899 में प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड दैट ओनली सर्विंग जनरल्स एंड एडमिरल्स कुड बिकम मिनिस्टर्स। तो 1899 में प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया कि जो सर्विंग जनरल्स हैं आर्मी के, एडमिरल्स, जनरल आर्मी में होता है, एडमिरल एडमिरल जो है किसमें, नेवी में होते हैं, तो वो ही मिनिस्टर चुने जाएंगे, बन सकते हैं। दिस स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री टुगेदर विद द एक्सपेंशन ऑफ जापान्स कॉलोनियल। अब क्या था कि जब चीफ आर्मी ऑफिसर्स को मिनिस्टेरियल पावर दे दी गई, उनको मिनिस्टर बना दिया गया सर्विंग ऑफिशियल्स को, तो इससे जो है आर्मी वहाँ की बहुत स्ट्रांग हो गई, और आर्मी के स्ट्रांग होने से जापान ने अपनी कॉलोनियल पावर को एक्सपेंड कर लिया। ठीक है। ठीक, क्योंकि टेरिटरीज को एक्सपेंड करने में उस समय आर्मी सबसे बड़ा स्ट्रांग माध्यम होती थी। was connected with the fear that Japan was at the mercy of the western power। ठीक है। लेकिन उस समय जापान की आर्मी को ये फियर भी था दैट जापान वाज एट द मर्सी, कि पहले जो जापान है वो सिर्फ वेस्टर्न पावर्स की मर्सी पर डिपेंड था, इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया ताकि उनको वेस्टर्न पावर के ऊपर डिपेंड ना रहना सके। दिस फियर वाज यूज्ड टू साइलेंस opposition to military expansion and to higher taxes to fund the armed forces। ठीक है। तो दिस फियर वाज यूज्ड, इस फियर को एक वेपन्स के रूप में यूज किया गया। साइलेंस ऑपोजिशन हो गई टू मिलिट्री की, कि मिलिट्री को ज़्यादा एक्सपेंड ना किया जाए, और जो हायर टैक्सेस टू फंड, जो हाई टैक्स लगाए गए हैं फंड को जुटाने के लिए, और वो कहाँ जाता था, आर्म्ड फोर्सेस को जाता था फंड, ताकि आर्मी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसकी एक साइलेंट ऑपोजिशन हुई देश के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हमने जो है
तो ये हमने 2 टॉपिक किए हैं। एग्रेसिव नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप किया इन्होंने, ठीक है। एग्रेसिव नेशनलिज्म के आपके अंदर बहुत ही देशभक्ति की भावना हो, ठीक है। इससे इन्होंने इंस्पायर होकर के जापान के अंदर डाइट सिस्टम यानी कि पार्लियामेंट लेके आए, इलेक्शन कंडक्ट कराने लगे, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होने लगा, प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाने लगा, ठीक है। और जो है आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया गया, ठीक है, नेवी को और आर्मी को। और आगे प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर पास किया कि कैबिनेट में जो है, जो सर्विंग ऑफिसर हैं नेवी और आर्मी के, ठीक है, उनको मिनिस्ट्रियल पोस्ट दी जाएगी ताकि आर्मी को एक्सपेंड करके वो जो अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जापान की उसको बढ़ा सकें, उसकी पावर को बढ़ा सकें, और सराउंडिंग और नेबरिंग कंट्रीज में या दूसरी कंट्रीज में भी वो जापान की कॉलोनीज को एस्टाब्लिश कर सकें। ये सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती थी, ठीक है। बेटा इससे पहले हमने क्या किया, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो जैसे जैसे इन्होंने जापान ने इंडस्ट्री को रिस्टोर करना शुरू किया, इंडस्ट्री को बढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले इन्होंने जो ना न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जो कि पहले से यूरोप में आ चुकी थी, और फिर उन्होंने उस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो नई मशीनें थी उनको अपने यहाँ यूज़ किया इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। उनके टेक्नीशियंस को बुलाया गया ताकि हमारे यहाँ के वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा सके कि हाउ टू ऑपरेट मशीनरी इन इंडस्ट्रीज़। अपने स्टूडेंट्स को इन्होंने अब्रॉड भेजा पढ़ने के लिए ताकि यूरोप के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, वहाँ का गवर्निंग सिस्टम क्या है, उनको स्टडी किया जा सके, और उसमें से जो बेस्ट है उसको फिर वो अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सके। सो बेटा विद दिस thank you very much. Next time we will discuss about the westernization and tradition. जापान में वेस्टर्नाइजेशन कैसे हुआ, और जो ट्रेडिशन था जापान का क्या उसके साथ कन्फ्लिक्ट हुआ या उसको एज इट इज़ जो है अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।